Hello everyone, this is me Pratyush and this is an amazing channel Cracking क्लास 12th और बीएससी केम। मतलब यहाँ पे आप लोग को क्लास 12th और बीएससी से सारे रिलेटेड जानकारी और सारे नोट्स मिलेंगे। अब हम लोग आज यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के प्रिपरेशन बोर्ड 2025 की। देखो मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बोर्ड 2025 की बात करेंगे। इसका मतलब यहाँ देखो, तुम लोग को क्या निकालना है, क्लास 12th का मेन बोर्ड निकालना है। तुम लोग चाहते हो कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। अब जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और आप लोग के लिए तो है ही। क्यों? क्योंकि इसलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन वैसा नहीं है कि सभी कुछ हमने उठा लिया। मैंने लास्ट ईयर मतलब लास्ट ऑलमोस्ट बोर्ड और सैंपल पेपर स्पेसिमेन पेपर के लास्ट 5 to 6 ईयर्स के मैंने पूरा डिटेल निकाला। उसमें से मैंने देखे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जा रहे हैं, ये यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसी को देखेंगे। इसका मतलब अगर इसको पढ़ लिया, इसके अलावा हमें पढ़ने की कुछ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत ही नहीं है। अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ आप उठा रहे हो तो सिर्फ टोटल टाइम वेस्ट है। इसी को पढ़ के आप लोग के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बाकी सबकी तरह मैं झूठ नहीं कहूंगा, अगर 70 मार्क्स का पेपर होता है तो 50 तो एटलीस्ट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हम लोग सॉल्यूशन को कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, फिर हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा। और ऑर्गेनिक जो सोच रहे हो, हमारे पास 4 चैप्टर हैं, वो कैसे होंगे? उन्हीं 4 चैप्टर को मैं सारे क्वेश्चंस को एक जगह लेके आऊंगा। धीरे धीरे उस वीडियो को हो सके तो 3 पार्ट में डिवाइड करके देखना, तो आराम से देखना, ताकि आप लोग की एकदम ऑर्गेनिकली हो जाए। उसके अलावा ऑर्गेनिक पढ़ने की कुछ और जरूरत नहीं, अगर वही बस दिमाग खोल के पढ़ लिया तो। स्टार्ट करें, चलो। यहाँ पे हम लोग नोट्स की बात कर रहे हैं। नोट्स में हम लोग के पास सबसे पहले सेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और गैल्वेनिक सेल उसी का दूसरा नेम है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रो, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का जो एग्जाम्पल है वो होता है डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डैनियल सेल, ठीक है। तो या फिर डैनियल सेल भी पूछ सकता है, तब भी मतलब वही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मतलब केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करता है केमिकल में। अब मैं इसको याद कैसे करता हूँ, यहाँ पे ई और ई से मैच कर देता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैं इसको ऐसे याद कर लेता हूँ, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल दिखता कैसे? जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अभी तक उनको ई भी नहीं पता है, उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास ऐसे 2 कंटेनर होते हैं। यहाँ पे 2 कंटेनर, इस तरह एक एक कंटेनर होता है। दोनों कंटेनर को इस ट्यूब से कनेक्ट किया जाता है। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं, बच्चों क्या बोलते हैं? इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फील होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में इजिली अपने आयंस को डिसोशिएट करते हैं, यानी 100% डिसोशिएट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रॉड लगी होती है, एक होती है एनोड की और एक रॉड होती है कैथोड की, ठीक है, यानी सी। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, इसका मतलब जो Zn होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। Zn 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इस तरह हो जाएगा। और कॉपर, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा और इस तरह हो जाएगा, यानी हो गया रिडक्शन, यानी हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ये सॉलिड था, यहाँ पे ये एक्वस आ गया, यहाँ पे ये एक्वस था और ये हमारे पास सॉलिड आ गया। यानी अगर फेज चेंज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Cu2+ से Cu में जा रहा है और यहाँ पे Zn2+ एक्वस बन रहा है, किससे? Zn सॉलिड से। तो देख रहे हो फेज चेंज, देख रहे हो? तो एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करेगी फेज को और डबल लाइन रिप्रेजेंट करेगी, 2 पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेगी सॉल्ट ब्रिज को। और चलो, अब मेरे ख्याल से इतनी बात काफी है। तो देखो, अगर इसका हमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसका हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ERP। रिडक्शन पोटेंशियल का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे दोनों के बीच में जो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग एज अ पोटेंशियल फोर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब बहुत सारे फॉर्मूले हैं इनके ई सेल निकालने के, लेकिन हम सिर्फ एक फॉर्मूला बताएंगे, हम सिर्फ डायग्राम से ही बताएंगे कि बच्चा डायग्राम देखता है तो डायग्राम से ही सीखता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारे पास एनोड और यहाँ पे है कैथोड। एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लेंगे, ई सेल को हमने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, एनोड प्लस कैथोड यानी एनोड प्लस कैथोड यानी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, मैंने बस ऐसे कर दिया। तो देखो इस तरह, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारे पास कोई चीज आती है एज अ स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड में सिर्फ हम लगा देंगे उसके ऊपर नॉट, इस तरह। क्या कर दिया? उसके ऊपर हमने बस नॉट लगा दिया। अच्छा, अगर नॉट लगा दिया तो यहाँ पे एक और बात बहुत ज्यादा इजी है कि वो एसटीपी कंडीशन, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड
टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर हमारे पास रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रहेगा 1 बार कह लो या फिर 1 अप्रोक्स एटीएम कह लो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सॉल्ट ब्रिज से यार मैंने क्या कहते हैं असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन देखा है, और सॉल्ट ब्रिज से मैंने क्या कहते हैं उसमें एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन देखा है, तो हमें वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एनोड और कैथोड को कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक है। एक तरफ है पॉजिटिव, एक तरफ है नेगेटिव, इसका मतलब NaCl की तरह अगर हम बात करें तो एक तरफ है पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, इसीलिए सॉल्ट होता है, इसीलिए ये न्यूट्रल होता है। इसका मतलब दोनों की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अच्छा ठीक है। अच्छा इधर भी आयन है, इधर भी आयन है, दोनों की आयन मोबिलिटी को भी मेंटेन करता है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और मैं वैसे ही बता रहा हूं जैसे आप लोगों ने डायग्राम देखा है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर, मैंने बताया था ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर फील होता है। अब वो हमारे पास KNO3 हो सकता है, KCl हो सकता है विद अगर अगर पेस्ट, ये एक लिक्विड जेली टाइप का एक पेस्ट होता है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कनेक्ट एनोड टू कैथोड करता है, प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें इधर आओ बस। यहाँ पे क्या है, यहाँ से लिक्विड इधर जाता है, यहाँ से लिक्विड इधर जाता है, ये इधर मिलेगा, ये इधर मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होगा, तो वो सेल के लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए यहाँ पे हम एक कॉटन वूल भी लगा देते हैं और यहाँ पे पूरा एक जेल टाइप का लिक्विड मिक्सचर भी भर देते हैं, जिसकी वजह से ये सेल जो है पूरा ऊपर ना पाए। इतनी बात क्लियर? चलो ठीक है, अब इतना हम लोग ने समझ लिया। अब यहाँ पे खाली एक बात का ध्यान रखना, जितने भी हमारे हाफ सेल, अच्छा अरे हाफ सेल, अरे वही यार हमारे पास जो रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मैंने हाफ इस तरह लिख दिया, हाफ इस तरह लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे 2 और मोर हाफ सेल को अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू यूज करते हैं। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का NFE सेल। अब सुनो सुनो, अब न्यूमेरिकल में हम लोग सब करेंगे, इसलिए फॉर्मूले देखो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा जी हमारा फ्री एनर्जी, अगर आप लोग से फाइंड करना कहता है कि फ्री एनर्जी फाइंड करो, तो कहां से फाइंड करोगे, पहले E0 सेल निकालोगे, एनोड प्लस कैथोड करके, यानी सबके हाफ सेल लोगे, दोनों को ऐड करोगे और फाइंड करोगे। F यानी फराडे कांस्टेंट 96500 हो गया। E हमारे नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन सॉरी जिंक के पास 2 थे, कॉपर के पास 2 थे, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन बनी वो है हमारे पास, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे वो हमारे पास N हो जाएगा, ठीक है। अगर एट एसटीपी कंडीशन तो नॉट लग जाएगा, नॉट एसटीपी कंडीशन तो नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहीं से बात आती है हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन की। अब हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन दी हुई है, नर्नेस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का RT अपॉन NF, और हमारे पास क्या हो जाएगा ln QC। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस बात का अगर हम लोग ध्यान दें कि अगर यहाँ पे तो पूरी वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट वैल्यू लिख दी गई है, यहाँ पे ये है वेरिएबल टेम्परेचर के लिए। कैसे टेम्परेचर के लिए, वेरिएबल टेम्परेचर के लिए। अब अगर ये वेरिएबल टेम्परेचर के लिए है तो इसका मतलब यहाँ पे R की वैल्यू जो अच्छा पता होनी चाहिए वो हमें होगी 8.314, जो कि आप लोग को क्वेश्चन में दी जाएगी। टेम्परेचर हम लोग रखेंगे 298 केल्विन। N की वैल्यू वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी, फराडे है 96500। अब इन सब वैल्यू अगर परमानेंट हैं और अगर एट एसटीपी कंडीशन पे मतलब टेम्परेचर अगर फिक्स्ड है तो सब वैल्यूज को सॉल्व करके हमारे पास आता है 0.0591। इज दैट क्लियर? अब ये यहाँ पे लॉग क्यूसी हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना, अब ये वाली जो इक्वेशन है ये सबसे ज्यादा पूछी जाएगी और हर बार पूछी जाएगी। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाता है, हमारे पास जो ई सेल हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो देखो अब ये इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरह हो गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ कंडक्टेंस आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लिए, और सबसे ज्यादा शायद क्वेश्चन इसी में से आएंगे। सेल तो एक थोड़ा सा मान लेते हैं, अगर हमारे पास 100% ये चैप्टर है तो सेल जो आएगा वो आएगा 40% और नर्नेस्ट इक्वेशन को मिला के, और बाकी पूरा बचा 60% ये इसी से जाएगा, को 70% भी चला जाए। अब कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयंस का ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आयंस मतलब NaCl है और मेरे पास Na2SO4 है, 3 नंबर ऑफ आयन, 2 नंबर ऑफ आयन, तो इसका कंडक्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। अरे किसी में अगर सेम हो गया तो NaCl और मान लेते हैं H2O, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ आयन है, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ आयन, लेकिन तब भी इसका ज्यादा हुआ। कैसे? ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट, क्योंकि ग्रोथस इफेक्ट कहता है कि H+ और OH- का आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। जो नेक्स्ट पे आते हैं, अच्छा कंसंट्रेशन कंडक्टेंस जो होता है कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग मोलार कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, शायद जिन बच्चों को पता हो तो मोलार कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी मोलारिटी की, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मेलिटी की।
खैर बात करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो ज्यादा ही होगा, जैसे NaOH, NH4OH, ठीक है। कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ गैस आयन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके चार्ज के। क्यू हमारा क्या होता है, चार्ज होता है ना। जैसे Al3+ है तो अब इसका चार्ज ज्यादा है Mg2+ से, तो अब इसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अब साइज में तो दोनों बराबर हैं। जब साइज बराबर हो जाएगा तो हम लोग किसको देखेंगे, हम लोग देखेंगे चार्ज को, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की। हम लोग को कंडक्टेंस का, अच्छा कंडक्टेंस हमारा यानी C इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। खैर ये भी बात हो गई। अब कंडक्टिविटी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करी जाएगी, भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर पूरे वॉल्यूम में मेजर करा जा रहा था कंडक्टेंस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करा जा रहा है तो कंडक्टिविटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज 1 मोलर सॉल्यूशन में मेजर करा जा रहा है, मोलर सॉल्यूशन, मोलर मोलर यानी मोलैरिटी, तो मोलर कंडक्टिविटी। अगर एक नॉर्मल में मेजर करा जा रहा है, नॉर्मल की बात क्लियर, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है कप्पा, ये हमारे पास क्या है, कप्पा, ठीक है, जो कि C कंडक्टेंस है। अच्छा क्या आपको लगता है वो कंडक्टेंस देगा, नहीं, वो आप लोग को रेजिस्टेंस देगा, तो आप लोग 1/R करोगे। अब ये L/A क्या है, ये हमारे पास है सेल कांस्टेंट। L/A क्या है हमारे पास, सेल कांस्टेंट। इसी पूरे L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट बोल रहे हैं। लेंथ सेंटीमीटर में लेंगे, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे। अब सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर अगर चला जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, और कंडक्टेंस की यूनिट होती है या तो ओम इनवर्स या तो सीमेंस इनवर्स। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मोलार कंडक्टिविटी में आते हैं, तो 1 मोलर सॉल्यूशन में अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करेंगे इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर चले। अच्छा तुम लोग ने एक बात ध्यान दिया, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे अभी तक हम लोग नहीं आए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास जो रहता है वो रहता है कोहलरॉश लॉ। क्या रहेगा, कोहलरॉश लॉ, ये रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। खैर मैंने आपको बताया, ध्यान रखना, ठीक है। तो मोलार कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 टू मोलारिटी। अब मोलारिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या आपको लगता है वो डायरेक्ट निकालने को देगा, अरे बिल्कुल नहीं देगा। वो क्या करेगा, पहले आपको कंडक्टिविटी निकलवाएगा वहां से, फिर मोलैरिटी निकलवाएगा यहाँ से, फिर फॉर्मूला पुटअप करोगे तब आएगा। और देखो कंसंट्रेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यूनिट तो आप लोगों को पता ही है, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल और सेंटीमीटर के ये ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर मतलब सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अरे कप्पा और नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो ग्राम इक्विवेलेंट यानी यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। नीचे हम लोग, अच्छा नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या रहेगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इसीलिए ऊपर भी लीटर था, वहां पे मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में भी लीटर, इसीलिए दोनों में रिलेशनशिप बनता है, अरे रिलेशन बनता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये भी कॉन्सेंट्रेशन की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब रिलेशन बिटवीन की बात करेंगे तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसके बाद पढ़ा था, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखो इस तरह लिखा हुआ है। अब नॉर्मेलिटी का जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ और सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे आप लोग का न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से हो जाए। एन फैक्टर होता है, हम मतलब नॉर्मेलिटी होता है एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब देखो यहाँ पे पुटअप किया तो मोलैरिटी से मोलैरिटी मर गया, तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है, क्योंकि वो उधर चला गया। यानी एक कंडक्टिविटी को हम लोग दूसरी कंडक्टिविटी में भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई सर। अब इसके बाद आप लोग ने अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे गौर किया तो एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ऐसे मान लेते हैं एल्यूमिनियम है 3+, तो इसका एन फैक्टर है 3। अब मेरे पास है एल्यूमिनियम AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ पे बेस कितना है 3, तो यहाँ पे 3। अब अगर हम बात कर लेते हैं H2SO4, यहाँ पे कितने H+ आयंस हैं 2, तो यहाँ पे इसकी क्या हो गया, एन फैक्टर 2 हो गया। समझ आया कैसे निकालेंगे, गुड। आगे ध्यान देते हैं। अब मैंने बहुत देखा, बहुत सारे क्वेश्चन देखे, फराडे फर्स्ट लॉ का ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फराडे सेकंड लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है यार। फराडे फर्स्ट लॉ से ही क्वेश्चन आ रहा है, फराडे सेकंड लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो अब फराडे फर्स्ट लॉ को मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया, तो इसी फॉर्मूले को आप यूज करो, सारे फराडे लॉ के क्वेश्चन हो जाएंगे, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन जिसमें पूछता नहीं है कि कितने मोल हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है उतने फराडे के लिए। तो अब जितने उसमें जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, जैसे मान लेते हैं मेरे पास MnO4- है और यहाँ से जा रहा है Mn2+,
यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो मुझे 5 मोल इलेक्ट्रिसिटी, 5 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है, इसका मतलब 5 मोल इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है, इसका मतलब 5 फराडे इलेक्ट्रिसिटी मुझे लगेगी, यानी 5 × 96500। ये तो क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा। लेकिन बाकी जिसमें हमारे पास चार्ज, करेंट, टाइम, मतलब उसके क्या कहते हैं, वेट, ये सब अगर दिया होता है तो हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, वो हम लोग इस फैक्टर, मतलब इस लॉ से फाइंड करेंगे। एन फैक्टर मोल सबको निकालना आता है, क्यू हमारे पास I × T और 965। अब समझ आए सभी को, कोई भी डाउट नहीं आता? चलो अब यहाँ पे हमारे पास आता है कौन सा लॉ, कोलरॉश लॉ। देखो कोलरॉश लॉ में बेसिकली हमारे पास सिर्फ 4 फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले। एक हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला है, एक हमारे पास अल्फा वाला है, और एक हमारे पास स्पैरिंगली सॉल्यूबल वाला है। सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। स्पैरिंगली सॉल्यूबल वाला है, जो अल्फा वाला है वो हमारे पास बहुत सही है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा पूछा जाएगा और इसी फॉर्मूले के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। कोलरॉश लॉ में कुछ भी नहीं है, कोलरॉश लॉ सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है और बाकी इक्वेशन को बना करके एक जगह समराइज किया जाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल में जाके, मतलब ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आए। एग्जैक्टली। चलो अब हम लोग लगा लेते हैं अपने न्यूमेरिकल जल्दी से।